इन बड़े सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिख लो भाई, लिखना पड़ेगा। बिना लिखे चीजें माइंड में याद नहीं होती हैं। 5 दिन पहले आप एमसीक्यू बंद कर दो, कोई नया एमसीक्यू नहीं सॉल्व करोगे। हाँ, जो आपने पढ़ा है उसे रिवाइज कर सकते हो। आप डेली मॉक टेस्ट पेपर दो, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उसे एक नोटबुक में लिखो, उस टॉपिक को लिखो, उसे रिवाइज करो। अगर आपने इस तरह से फॉलो किया तो यकीनन आपका रैंक भी बहुत अच्छा होगा, आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है 30 डेज स्ट्रैटेजी फॉर द नॉर्सेट 10 एग्जामिनेशन। नॉर्सेट 10 में कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि लास्ट के इस 30 डेज को कैसे प्रोडक्टिव बनाए जिससे हमारे सिलेक्शन का पक्का चांस हो। हम प्रीलिम्स को तो क्लियर करें ही करें, लेकिन उसके साथ साथ हम मेंस के एग्जाम में भी अच्छा खासा स्कोर कर पाए, जिससे हम नॉर्सेट के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर जो भी हम ये नॉर्सेट 10 देने जा रहे हैं इसी बार में हमारा क्लियर हो जाए, वो भी अच्छी रैंक के साथ। क्योंकि लास्ट डेज की स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपने इतने दिन में क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम पे उसे कैसे समेट रहे हो, कैसे अपने माइंड में उसे रिकॉल कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि इतने टाइम में जो आपने पढ़ा है हो सकता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। आपने वो सारी चीजें पढ़ी लेकिन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ना हो। लेकिन अगर लास्ट टाइम पे उसे रिकॉल नहीं करोगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पहले पढ़ा भी है, उसे रिवाइज नहीं करोगे, तो वो आपको एग्जाम में याद नहीं आएगा। तो ऐसे 6 महीने जो पढ़ा है वो तो भूल चुके होगे। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सिलेक्शन का मूल मंत्र क्या है, सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी लंबी वीडियो को देखे। तो मैंने बहुत इन शॉर्ट आपके लिए बहुत अच्छा खासा स्ट्रैटेजी प्रिपेयर किया है, जिससे आपने अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से अच्छी रैंक ले सकते हो। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी ऐसे बच्चों को मैं जानती हूं जिन्होंने सिर्फ 40-50 डेज या 30 डेज 60 डेज में बहुत ही सीरियस पढ़ाई करके भी सिलेक्शन लिया है। नॉट विद अ गुड रैंक, बट हाँ सिलेक्शन तो है, सिलेक्शन की लिस्ट में नाम तो है। तो क्यों ना हम भी इस 30 डेज को बहुत अच्छा प्रोडक्टिव बनाए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहली चीज है कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई, जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगा तब तक सिलेक्शन की लिस्ट में हम वैसे भी नहीं है। और वो भी नर्सिंग के अभी इस टाइम पे 5 से 5 to 6 मेन सब्जेक्ट है। ऐसे तो नर्सिंग में बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि हम छोटे छोटे सब्जेक्ट को छोड़ दें, लेकिन मैं अभी लास्ट 30 डेज में बता रही हूं। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे रिवाइज करना छोटे सब्जेक्ट को। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इतना कर सकते हो कि आप एग्जाम क्लियर कर पाओ। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में 5 to मेन सब्जेक्ट हमारे आते हैं, जिसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, जैसे आपका ओबीजी है, जैसे आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट साइकेट्रिक है, ठीक है, जैसे आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, ठीक है, जैसे आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, जैसे आपका पीडियाट्रिक्स है। तो ये 5 से 6 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको भाई छोड़ना नहीं है। सीएचएन में बहुत अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। ओबीजी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ओबीजी और साइकेट्रिक एम्स के लिए मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। अगर इसको पढ़ लिया तो इसके क्वेश्चंस आराम से आप कर सकते हो। एमएसएन बहुत वास्ट है, इसलिए इसका कोई फिक्स नहीं है कि आप पूरा पढ़ो तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, बट हाँ हो जाते हैं। ये 5 से 6 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, इसमें हर एक टॉपिक को इंपॉर्टेंट पढ़ो। लेकिन मैम ये सब्जेक्ट तो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कम से कम इन बड़े सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिख लो भाई, लिखना पड़ेगा। बिना लिखे चीजें माइंड में याद नहीं होती हैं, हमें उन चीज को घिस घिस के पढ़ना पड़ता है। अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हो, सच में सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप इन सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिखो। अगर आपने पूरी कोचिंग कंप्लीट कर दी है, सब कुछ पढ़ लिया, तो भी आपको पता होगा कि फंडामेंटल में इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा प्रोसीजर है, कैसा पोजीशन है जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं। ओबीजी, साइकेट्रिक, मेडिकल सर्जिकल, सीएचएन, पीडियाट, सब में आपको पता होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। इवन माइनर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लिख लो और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो। जो आपको आता है उसे स्ट्रॉन्ग करो। और इसमें जो आपका वीक सब्जेक्ट है, इसमें जो आपका वीक सब्जेक्ट है भाई, अभी काम कर लो। अभी 10-15 दिन आप इन वीक सब्जेक्ट पे भी काम करके इसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो फिक्स है, जहां से एम्स हमेशा क्वेश्चन पूछ सकता है। ओबीजी में मैन्यूवर्स की बात करूं, प्लेसेंटा प्रीविया की बात करूं, ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी की बात करूं, या फिर आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में बात करूं, ईसीजी की बात करूं, ईसीजी से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं।
लेकिन ईसीजी आपका वीक सब्जेक्ट है तो उस पर काम करो ना, अभी करो, ठीक है, अभी टाइम दो। लास्ट मिनट में, लास्ट 10 दिन में कुछ नहीं होगा, अभी भी टाइम है। आप इन सब एरियाज पे काम करके इन्हें स्ट्रांग बना सकते हो, क्योंकि हमें पता होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे प्लीज अभी से काम कर लो, ओके। तो अभी इस वाली स्लाइड में हमने बात किया कि बिना थ्योरी को पढ़े, बिना कॉन्सेप्ट को क्लियर किए, बिना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज किए हम एग्जाम में जाए तो हमारे सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है। इसलिए मेन सब्जेक्ट को पढ़ना, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना, इमेज को रिवाइज करना, ईसीजी को रिवाइज करना, ओबीजी हो, पीडियाट्रिक्स हो, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बिना पढ़े जाना खतरे से खाली नहीं है, ठीक है भाई। चलो इतना हमने तैयार कर लिया, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। इसके बाद मैम क्या करें, थ्योरी पढ़ने के बाद भी क्या क्वेश्चंस नहीं हो पाते, ठीक है, उसके लिए भी मैं बता रही हूँ। आपको डेली थ्योरी पढ़ना है, लेकिन पूरे 10 घंटे नहीं पढ़ना, 3-4 घंटे, ठीक है। आपने थ्योरी पे काम किया, अब जो 3-4 घंटे का टाइम होगा डेली मॉक टेस्ट, अभी वो टाइम होता है जहां पे बच्चे थ्योरी पूरा पढ़ चुके होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो उन्हें डेली एक टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहिए एग्जाम का टाइम बना के। मॉर्निंग में बच्चे तो 2-2 मॉक टेस्ट पेपर भी देते हैं, मॉर्निंग में देते हैं, इवनिंग में देते हैं, 2-2 मॉक टेस्ट पेपर। तो ये आपके ऊपर, कम से कम आप एक भी सॉल्व करो डेली, 30 डेज है, डेली एक मॉक टेस्ट पेपर करो। उसमें अगर आप 100 क्वेश्चंस कर रहे हो, मान लो आप 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट पेपर कर रहे हो, तो ऐसे होंगे कि 60 क्वेश्चन आ रहे, 40 नहीं आ रहे, तो ये मत सोचो कि 40 नहीं आ रहे, ये सोचो कि वो 40 मुझे और सीखने को मिल रहा है, नया मिल रहा है, और उसे अपने नोटबुक में लिखो, रिवाइज करो। और इसका रिवीजन बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं लास्ट टाइम पे जो पढ़ा वो हम अगर दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे तो वो चीजें हमें याद नहीं आएंगी, ठीक है। तो आप डेली मॉक टेस्ट पेपर दो, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उसे एक नोटबुक में लिखो, उस टॉपिक को लिखो, उसे रिवाइज करो, इस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, अगर आप 2 घंटे का मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो तो 2 घंटे आप एमसीक्यू पे टाइम दो, जो आपने पहले पढ़ा है उसे ही रिवाइज करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नया एमसीक्यू लेके बैठ जाओ और फिर उसमें दिमाग लगाओ। आपने एमसीक्यू की गाइड को 2-3-4 बार तो कर लिया होगा, 2 बार कर लिया होगा, एटलीस्ट 1 बार तो किया ही होगा। तो अब वो टाइम है जहां पे आप पूरे एमसीक्यू को दोबारा से रिवाइज करो। तो यहाँ पे एमसीक्यू का आपको क्या करना है, रिवीजन। आपने एनक्लेक्स के क्वेश्चन किए होंगे, आपने जो भी एमसीक्यू की गाइड की होगी, उस एमसीक्यू की गाइड को यहाँ पे रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, फर्स्ट टाइम रीडिंग में हमें बहुत टाइम लगता है। अगर आपने एनक्लेक्स के क्वेश्चंस पहले से कर लिए तो दोबारा से उसे रिवाइज करो, क्योंकि तब आपको सीखने को, समझने को मिलेगा। हर बार जब हम पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे हम चीजें पक्का पक्का करते हैं। तो यहाँ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस, डेली एक मॉक टेस्ट पेपर, अपने थ्योरी का रिवीजन डेली बेसिस पे रखना है और डेली ये काम करना है, एटलीस्ट 2-2 घंटे करके डिवाइड कर लो स्लॉट। इसके बाद रिवीजन, देखो मैंने दोबारा लिखा है, रिवीजन इज अ की ऑफ सक्सेस। रिवीजन को ही हम क्या बोलते हैं, की ऑफ सक्सेस। ये तो आप मानते हो। तो जितना अच्छा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार हम उस चीज को रिवाइज करेंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए बेस्ट होगा और हम देखते ही इस क्वेश्चंस को निकाल लेंगे। इसीलिए जो भी आपने पढ़ा है उसे रिवाइज जरूर से जरूर करो, क्योंकि हम क्या होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अरे छोड़ना, ओबीजी तो सब कुछ आता है, क्यों ही रिवाइज करना। और ओबीजी का ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हम कर ही नहीं पा रहे। इसीलिए प्रैक्टिस भी करना है और रिवीजन भी करना है और थ्योरी को बार बार पढ़ना है, कहीं से कोई ऐसा एंगल ना रह जाए जो मुझे एग्जाम में याद ना आए। इसीलिए रिवीजन तो भाई करना ही करना है। चाहे आपने एमसीक्यू पढ़ा उसे भी रिवाइज करो, पीवाईक्यू पहले पढ़ के रख रखा है उसे भी रिवाइज करो, अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस गलत हो रहे उसे भी रिवाइज करो, और थ्योरी तो डेली रिवाइज करो ही करो। और आप अपना डे डिवाइड कर लो कि 5 दिन में मुझे ओबीजी करना है, 10 दिन में मुझे एमएसएन करना है, 2 दिन में मुझे सीएचएन करना है, इस तरह से 3 दिन में पीडियाट्रिक्स करना है, या जितना भी आपको, जिस सब्जेक्ट में आपका वीक सब्जेक्ट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, कुछ आप जल्दी कर पाते हो, कुछ आप नहीं कर पाते हो, उस बेसिस पे आप अपने डे को डिवाइड करो और सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करो, ठीक है। नेक्स्ट है मैम, हमने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर किया है, जैसे हमने हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं उसकी नॉर्मल वैल्यू है, जितने भी प्रेशर्स हैं उसकी नॉर्मल वैल्यू है। क्योंकि ये ऐसा है, कितनी बार भी नोट्स पढ़ते हैं लेकिन फिर से अगर हमारे सामने क्वेश्चंस आता है तो हम नंबर में इधर उधर कर देते हैं या फिर यूनिट में गलती कर देते हैं। तो उसे हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट नोटबुक में लिखते हैं जिसमें हम सब कुछ याद है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, लेकिन वैल्यूज याद नहीं हो रही है, तो उसे हम शॉर्ट नोटबुक में लिखते हैं और उसे रिवाइज करते हैं। समझ में आ गया। तो ऐसा शॉर्ट नोटबुक अगर आपने प्रिपेयर किया है, या फिर हम उसे मिस्टेक नोटबुक का नाम भी देते हैं,
कि ये हर बार रिवीजन में गलती होता है। जितनी बार मैं नोट्स पढ़ता हूँ ये चीज भूल रहा हूं, तो मैंने वो मिस्टेक नोटबुक में लिख लिया या फिर उस शॉर्ट नोटबुक में लिख लिया, जो मुझे लास्ट टाइम रिवीजन तक उसे करते रहना है। लास्ट के 2-3 दिन वही नोटबुक को रिवाइज करके जाना है, क्योंकि यही चीज बार बार भूल रहा हूं। हर बार नोट्स रिवाइज करता हूं यही चीज भूलता हूं, तो उसे लिख लो। नहीं याद रहता कि क्या होगा, एसटी डिप्रेशन होगा, एलिवेशन होगा, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, तो हम उसे लिख लेंगे, ठीक है, उसे बार बार रिवाइज करेंगे। तो ये एक ऐसा नोटबुक है जिसे हमें बार बार लास्ट टाइम तक रिवाइज करना है, लास्ट टाइम तक रिवाइज करते रहना है। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ आपको बता दिया। थ्योरी पढ़ना है, आपको मॉक टेस्ट देना है, आपको पीवाईक्यू, आपको एमसीक्यू, आपको रिवीजन, इन सारी चीजें करनी है। लास्ट टाइम पे यही करते हैं। लास्ट टाइम पे ऐसा नहीं है कि हम घबराहट में, एंजाइटी में बैठे रहते, ओहो डेट आ गई, डेट आ गई, एग्जाम आने वाला है, क्या होगा क्या होगा। नहीं, कूल डाउन, अपने आप को काम रखो, शांत रखो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कहते ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो बहुत ही पेशेंस, काम होके अपने तैयारी पे ध्यान दो। जितनी बढ़िया तैयारी होगी, जितनी प्रैक्टिस होगी, उतना सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो प्लीज प्लीज प्लीज, जो मैंने चीजें बताई हैं ये आपका लास्ट टाइम का है, कि लास्ट के 3 से 5 दिन में आपको कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। लास्ट के 3 से 5 दिन में बस थ्योरी रिवाइज करना है और अपनी शॉर्ट नोटबुक को रिवाइज करना है बस। 5 दिन पहले, 5 से 1 हफ्ते पहले आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस बंद कर सकते हो, या सिर्फ एटलीस्ट कम से कम 5 दिन पहले आप एमसीक्यू बंद कर दो। कोई नया एमसीक्यू नहीं सॉल्व करोगे, हाँ जो आपने पढ़ा है उसे रिवाइज कर सकते हो, सिर्फ रिवीजन। लास्ट के 5 डेज में एक चीज याद रखना, लास्ट के 5 डेज में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कोई बोलेगा अरे यार ये टॉपिक नहीं पढ़ा तूने, अच्छा तो रिसर्च में ये नहीं पढ़ा, तो आप पढ़ लोगे कोई फायदा नहीं। लास्ट टाइम पे कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अगर कुछ भी नया पढ़ना है या इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करना है तो अभी कर लो। लास्ट के 5 दिन में कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। जो हमने पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करेंगे, अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे और अपनी मिस्टेक नोटबुक, शॉर्ट नोटबुक में जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है उसे बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो प्रेशर की वैल्यू हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे जो भी आपने इंपॉर्टेंट लिखा है, जो आप भूल रहे हो उन सबको याद करोगे, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। मैम अभी भी हमें ये लग रहा है कि डेली का शेड्यूल तो बताओ, कि डेली हम थ्योरी पढ़े, एमसीक्यू पढ़े, डेली हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्योंकि हमारी धक धक रुक नहीं रही है, हमें टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, क्या होगा एग्जाम में। तो मैंने बोला है इसके लिए अपने आप को काम डाउन रखो, कूल रखो, और डेली का शेड्यूल मैं आपके लिए बता देती हूँ। जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि अभी हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, हमें इस टाइम पे एमसीक्यू पढ़ना चाहिए या थ्योरी पढ़ना चाहिए, उनके लिए मैं फिर से दोबारा से इस वीडियो में रिपीट कर देती हूँ कि आपको थ्योरी भी पढ़ना है, आपको डेली एक मॉक टेस्ट पेपर भी देना है, आपको डेली एमसीक्यू पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 घंटे का टाइम दे रहे हो इन सब चीजों पे, या फिर आपके पास इसको टाइम देने के लिए कितना टाइम है। 3 घंटे का टाइम है तो आप 3 घंटे दे दो, जिनके पास 2 घंटे का टाइम है वो 2 घंटे दे दो। आप स्लॉट नंबर 1 पहले स्लॉट में आपने थ्योरी रिवाइज कर लिया, सुबह उठ के एक स्लॉट लगाया, सुबह 1-2 घंटे पढ़ाई की और थ्योरी रिवाइज कर लिया कि आज थ्योरी हो गई, चलो भाई एक मॉक टेस्ट पेपर। तो स्लॉट नंबर 2 में आपने एक मॉक टेस्ट पेपर दे दिया, उसका एनालिसिस कर लिया, हो गया आपका सेकंड स्लॉट खत्म। अब इवनिंग में फिर एक स्लॉट लगाना है और उस स्लॉट में फिर से आपको क्या करना है, उस स्लॉट में आपको स्लॉट नंबर 3 में एमसीक्यू और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। डेली बेसिस पे यही रूटीन रखना है, डेली थ्योरी भी पढ़ना है, मॉक टेस्ट पेपर भी देना है, एमसीक्यू पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी करनी है। लास्ट के 5 दिन में कुछ नया नहीं करना है, कोई नई चीजें नहीं करनी है। लास्ट के 5 दिन में आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया है, कुछ नया नहीं पढ़ना, थ्योरी को रिवाइज करना और बार बार अपने शॉर्ट नोटबुक या इंपॉर्टेंट नोटबुक जो है उसको रिवाइज करना है। आपने सब पढ़ा है, आपको सब कुछ आता है, एग्जाम में बहुत अच्छा पेपर जाएगा। अगर आपने इस तरह से फॉलो किया तो यकीनन आपका रैंक भी बहुत अच्छा होगा, आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ क्योंकि प्री के एग्जाम में आपको पता है नॉन नर्सिंग आता है, तो नॉन नर्सिंग को भी टाइम देंगे। इसके साथ साथ क्योंकि जब तक प्री का एग्जाम है उसमें आप नॉन नर्सिंग को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि नॉन नर्सिंग यहां पे आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 80-20 है, मतलब 80 नर्सिंग के हैं और 20 नॉन नर्सिंग के आते हैं, तो यहां नॉन नर्सिंग हमारे सिलेक्शन को बहुत पक्का कर देता है। अगर नॉन नर्सिंग में हम 15 से 18 नंबर ले आते हैं तो फिर हमारा प्रीलिम्स क्लियर होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि नर्सिंग जितना आपको आता है उतना ही सब बच्चों को आता है।
जितना आपने पढ़ाई की है, मेहनत की हुई है उस सब्जेक्ट पे, उतना सब बच्चों ने की है, लेकिन डिपेंड करता है प्रीलिम्स का क्लियर होना नॉन नर्सिंग पे। और प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी आप मेंस के एग्जाम में अच्छी रैंक ले सकते हो, क्योंकि आपने नर्सिंग पे तो मेहनत की हुई है, बस प्रैक्टिस करनी है। समझ में आया? तो ये है आपका डेली का शेड्यूल। इतना सब सुनने के बाद वीडियो में आपको लग रहा होगा मैम सिलेक्शन का मूल मंत्र सब कुछ आपने बता दिया, हम कर लेंगे, और इस 30 डेज में इतनी मेहनत करेंगे, इतनी शिद्दत से करेंगे और ईमानदारी से करेंगे कि पक्का हम सिलेक्शन लेंगे। समझ में आ रहा है सिलेक्शन का मूल मंत्र क्या है? और बहुत बच्चों के मन में उठ रहा होगा मैम सिलेक्शन कैसे होगा? पढ़ाई से ही सिलेक्शन होता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम घोल के पी ले और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत से, आपकी पढ़ाई से, आपकी प्रैक्टिस से होगा। और इसका एक मूल मंत्र अगर आप मांग ही रहे हो, सिलेक्शन कैसे होगा इन सबको करने के बाद बता ही रहे हो, तो मैं अपना एक रूल बता देती हूं, कैश रूल, CAS, कैश रूल मैं आपको बता देती हूँ। और इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने कई बार ये कैश रूल बताया हुआ है, ये मैं पहली बार नहीं बता रही हूं, हर बार मैंने ये चीज बताया हुआ है कि इसका एक मूल मंत्र यही है कि आप कैश को फॉलो करो। मैम ये कैश क्या है, क्या नोट मिलने वाला है? नहीं, ये कैश क्या है मैं आपको बता देती हूँ, फिर से दोबारा आपको बताती हूँ। C से है कॉन्सेप्ट, देखो बाद में घूम के भी वही चीज आएगा। मूल मंत्र भी आपको यही कहता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, आप अपनी थ्योरी को स्ट्रांग करो। और जब आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो जाएगी तब आपको, क्योंकि पता है MCQ का ही खेल है, MCQ बेस्ड ही पेपर आता है, इसीलिए आपको सेकंड काम करना है अपनी एक्यूरेसी पे, कि अगर मैंने 80 अटेम्प्ट किए तो मेरे 78 तो कोई गलत कर ही नहीं सकता, और बहुत ज्यादा नहीं तो 75 तो एकदम सही होंगे। तो इसे कहते हैं एक्यूरेसी, कि हमारी एक्यूरेसी जबरदस्त है। और एक्यूरेसी बढ़िया कब होगी? जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम मॉक टेस्ट पेपर देंगे, जब हम MCQ निकालेंगे, तब हमारी एक्यूरेसी बढ़िया होगी। और लास्ट S मैम, S से क्या है? स्पीड। कई बार ऐसा होता है कि 20 क्वेश्चन हम पढ़ ही नहीं पाते और टाइमर खत्म होकर दूसरे स्लॉट पे चले जाते हैं, क्योंकि अब ये वाला सिस्टम भी है, इतना मिनट ही इस सेक्शन के लिए मिलेगा। तो स्पीड पे भी काम करना है। अगर एग्जाम में आपको 20 मिनट मिलता है तो आप उसे 10 मिनट में करने का ट्राई करो, घर पे टाइमर लगा के उस क्वेश्चन को, या 15 मिनट का टाइमर लगाओ और उस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो, तभी आप वहां 20 मिनट में उस चीज को कर पाओगे। उसी प्रेशर के साथ करो कि टाइम लैप्स हो रहा है, पता नहीं कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे। ऐसा नहीं कि एग्जाम में यहां घर पे बैठ के एक क्वेश्चन को 10 मिनट में कर रहे हैं, तो वहां कैसे होगा फिर? समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कैश रूल है। कैश रूल भी यानी सिलेक्शन का मूल मंत्र मेरी तरफ से जो आपके लिए, वो भी चीख चीख के यही कह रहा है कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करो, थ्योरी पे काम करो, अपनी एक्यूरेसी पे काम करो। और एक्यूरेसी के लिए काम करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, एक्यूरेसी पे काम करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप मॉक टेस्ट पेपर और PYQ जितनी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको बस इस पे काम करना है, अपनी एक्यूरेसी को बढ़िया करना है और फिर अपनी स्पीड पे काम करना है। टाइमर लगाना है या मॉक टेस्ट देना है या जो भी अपने घर पे ही पेपर को सॉल्व करना है, जैसे भी आप कर रहे हो, स्पीड पे काम करना है। इस पे अगर आपने काम कर लिया तो आपके सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आई होप सो कि ये स्ट्रैटेजी, ये प्लानिंग आपके लास्ट टाइम पे आपको बहुत ही ज्यादा बूस्टअप करेगा, एनर्जेटिक देगा, आपको एक सही गाइडेंस, एक सही पाथवे सेलेक्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। और आप भी इसे फॉलो करके, इसे पढ़ के, इस तरीके से अप्लाई करके अपने सिलेक्शन को सिक्योर करोगे इन द नॉर्सेट 10 एग्जामिनेशन। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नॉर्सेट 10 एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मैम वीडियो बनानी चाहिए, हमें जरूरत है इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे बनाने की, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।